मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग देखिए लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। अब एक हम लोग क्वेश्चन किया जाए जिसमें दोनों फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। लेट मी राइट द क्वेश्चन। आपको एक काफी फेमस क्वेश्चन है, सारी किताबें मिल जाएगा आपको। You have a wedge, एक वेज रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लॉक, और ये वेज जो है किसी सरफेस पे रखा हुआ है। कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह पढ़े नहीं है तो there is no point of taking friction. All the surfaces are frictionless. All the surfaces are frictionless. वेज का मास कैपिटल एम है और ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to wedge when the system is released. Find the acceleration of question देख लेते हैं। हाँ, find the acceleration of block with respect to wedge. Find the acceleration of block with respect to wedge when the system is released. इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है with respect to wedge. With respect to wedge का मतलब होता है the acceleration of block with respect to observer who is lying on the wedge. ठीक है, with respect to wedge का मतलब हो गया acceleration of block as seen by the observer who is lying in the frame of wedge. और सिंपली कोई ऑब्जर्वर अगर यहां रख दे तो ये जो एक्सेलरेशन दिखेगा इस ब्लॉक के अंदर, एक ऑब्जर्वर मान लो वेज के साथ अटैच्ड है अगर कोई ऑब्जर्वर वेज के साथ अटैच्ड है तो वो जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में देखेगा वही एक्सेलरेशन आपको सवाल में पूछा जा रहा है। और अधिक आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट मी ओमिट दिस। बाद में इस पे आएंगे, इसको भी ओमिट कर देते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये क्वेश्चन करना है। सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। न तो यहां कोई फ्रिक्शन है और न यहां कोई फ्रिक्शन है। न तो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द वेज, इसको वेज बोलते हैं, WEDG। ठीक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक जो है उसको वेज बोलते हैं। तो वेज और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है और ब्लॉक और वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन पढ़े ही नहीं अभी तक हम लोग, तो इसलिए फ्रिक्शन लेने का कोई पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, वी हैव स्टडीड ओनली वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वेट और नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन भी सिर्फ इन्हीं दो फोर्सेस का हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए, कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो हमेशा ही देखिए ब्रॉडली 4 स्टेप में इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी मैकेनिक्स के क्वेश्चन को, डायनेमिक्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन में जितने भी बॉडीज दिए हुए हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे वेज है, ब्लॉक है, तो वेज और ब्लॉक का आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर। ठीक है, तो
take this wedge over here, this is wedge, this angle is theta. पहले तो सबको आइसोलेट कर दो। मैंने कई लोगों को देखा है, इनफैक्ट बुक्स में भी देखा है कि यहीं पर ड्रा करने लगते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, वो गलत प्रैक्टिस है। यहीं पर फोर्स वगैरह ड्रा करने लगेंगे, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, डोंट डू दैट। ठीक है, अगर किताब में भी दिया हुआ तब भी मत करिए। आप पहले बॉडीज को अलग अलग कर दीजिए, वेज को अलग कर देंगे, ब्लॉक को अलग कर देंगे, और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, वी आइसोलेट द बॉडी, फिर लिख देता हूं, व्हाट डू वी डू इन एफबीडी, वी आइसोलेट, लास्ट क्लास में मैंने ये लिखवाया था आपको, वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग by showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces। कभी भी किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो what do we do in that? We isolate the body from its surrounding। उस बॉडी को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट कर देते हैं। How? By showing all the interaction। ये बॉडी का सराउंडिंग से, यहां देखिए इस बॉडी का जो भी सराउंडिंग से इंटरेक्शन है उसको फोर्स के टर्म में दिखा देते हैं। आइसोलेट करके, आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and show all the interaction which it has with the surrounding in terms of forces। यही काम हम लोग करते हैं। तो इन दोनों को आइसोलेट कर दीजिए, वेज को अलग लिख दीजिए और ये ब्लॉक को अलग कर दीजिए, और अब जो जो इंटरेक्शन इनका सराउंडिंग के साथ है उसको फोर्स के टर्म्स में दिखा देना है। यही एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए, यू हैव टू बॉडीज, वेज एंड ब्लॉक। हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं, अनलेस समथिंग एल्स रिटन इन द क्वेश्चन, कि हम लोग सवाल को अर्थ के फ्रेम में रखे कर रहे हैं। वी अज्यूम अर्थ इज देयर, राइट, वी आर डूइंग द क्वेश्चन, द सिस्टम इज लाइंग ऑन द अर्थ, इन द ग्रेविटी, इन द फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, so whenever you have body lying in the field of earth or in the gravity or on the earth surface, आप ये बॉडी हमेशा ही अर्थ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग will show the interaction which it has with the earth in terms of weight। weight क्या है? is the force which describe the interaction of body with earth, right? Weight क्या है? Weight is the force which is describing the interaction which these body has with the earth। तो अर्थ के साथ जो इंटरेक्शन है वो हम लोग दिखा दिया वेट के टर्म्स। जरूरी नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले इसको कंप्लीट कर ले फिर इसको बनाए, ऐसा जरूरी नहीं, दोनों लोग साथ में लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो बोथ द बॉडीज आर इंटरैक्टिंग विद द अर्थ, सो वी हैव शोन the interaction which these bodies has with the earth in terms of weight। ठीक है, ओके। अच्छा, और किससे इंटरैक्ट कर रहा है? अगर ब्लॉक की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम अर्थ और किससे इंटरैक्ट कर रहा है? मैंने आपको बताया इंटरैक्शन दो तरीके का हो सकता है। इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज can be of two type। interaction can be like gravitational interaction, दो बॉडी दूर दूर है फिर भी इंटरैक्ट कर रहा है, that is called field force। but mechanics में एक ही field force है, that is weight, gravitation। बाकी सारे इंटरैक्शन कांटेक्ट इन्वॉल्व करते हैं।
ग्रेविटेशन वाला छोड़ दिया जाए तो बाकी मैकेनिक्स में जितने भी आपके इंटरेक्शन है वो सब कांटेक्ट इन्वॉल्व करता है। और चूंकि कांटेक्ट इन्वॉल्व करता है इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा इजी है। आप देख लीजिए कि ब्लॉक किसके किसके कांटेक्ट में। एक तो ये हो गया, ये तो फील्ड फोर्स है, ये लगने के लिए जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम अर्थ के कांटेक्ट में हो, अर्थ के सरफेस पे हो, ठीक है। तो ये तो ड्रा कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी फोर्सेस होंगे वो सब कांटेक्ट इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। मैकेनिक्स में, ईएमटी में नहीं, मैकेनिक्स में बाकी जो फोर्सेस इस पे लगाएंगे वो सब कांटेक्ट इन्वॉल्व करेगा। तो आप देख लो कि ये ब्लॉक जो है किसके कांटेक्ट में, ब्लॉक जो है वेज के कांटेक्ट में। और वेज क्या कर रहा है, वेज जो है ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक जो है वेज के इनटू नहीं जा सकता ना, वेज को पेनेट्रेट ऐसा नहीं कर सकता है। वेज क्या कर रहा है, ब्लॉक का मतलब इधर मोशन कंस्ट्रेन नहीं है, इधर मोशन फ्री है, लेकिन इनटू द वेज जो मोशन है वो कंस्ट्रेन है, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर द मोशन इज कंस्ट्रेन्ड यू हैव ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग। और किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेन्ड है उसके उल्टे डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है। तो वेज इज अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन, वेज जो है एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे एग्जर्ट कर रहा है। वेज जो है एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है और यही नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करके ये ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन व्हिच दिस ब्लॉक हैज विद द वेज। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, वेज लगा रहा है। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ब्लॉक भी वेज पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर इसको हम एक्शन बोलते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा, एंड एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अगर वेज नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन जो है वेज पे उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा और इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड वाइज this end and this end will be equal and direction wise they will be opposite. I can call any of them as action and other as reaction. अगर इसको action बोलते हैं तो ये reaction हो जाएगा और इसको action बोलते हैं तो ये reaction हो जाएगा, ठीक है। Action और reaction are equal and opposite. We apply Newton's third law हमेशा, ठीक है, while drawing free body diagram. और किससे ब्लॉक इंटरेक्ट कर रहा है, और कोई इंटरेक्शन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक तो अर्थ के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और दूसरा वेज के साथ कर रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस पे आइए, वेज किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो इंटरेक्शन अर्थ के साथ है, mg दिखा दिया। दूसरा इंटरेक्शन ब्लॉक के साथ था, वो यहाँ दिखा दिया n में। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट। अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंटरेक्शन जो मैकेनिक्स में है उसमें कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि वो बॉडी किसके किसके कांटेक्ट में। तो ये ब्लॉक के कांटेक्ट में था, लेकिन वो फोर्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ दिखा चुके हैं। और किससे कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में। सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस वेज का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। इसको करने से पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा नॉर्मल रिएक्शन का। तो बार बार हम कंस्ट्रेन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कंस्ट्रेन वर्ड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। ऑलवेज सी द प्रीवियस वीडियो ऑन नॉर्मल रिएक्शन। मैकेनिक्स देखिए, छोड़ के नहीं पढ़ना है, पहले वाले सारे देख लेने, उसके बाद इसको देखना है, अदरवाइज थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे थे, तो ये देखिए जो वेज है, सरफेस जो है, वेज का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेन, ठीक है। कैसे कंस्ट्रेन कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा के। नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आर क्या है, आर इज शोइंग द इंटरेक्शन
which wedge has with the surface. ठीक है, अगर ये सरफेस ड्रा करेंगे हम लोग तो चूंकि सरफेस ने आर फोर्स लगाया है तो वेज भी इस पे एक आर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि यहाँ पे एक वेइंग मशीन है और बताइए वेइंग मशीन का क्या रीडिंग होगा, तो वेइंग मशीन का रीडिंग यही आर होगा। वेइंग मशीन का रीडिंग है यही आर जो है, क्योंकि यही आर फोर्स लगा रहा है वेजिस पे। ठीक है, पर सरफेस का डायनेमिक्स हमको नहीं पढ़ना है तो इसको अभी देखने का जरूरत नहीं, नॉलेज के लिए। ओके, हो गया ये फ्री बॉडी डायग्राम वेज का। वेज और तो किसी से इंटरेक्ट कर नहीं रहा है, ये दो ही चीजें कांटेक्ट में है, एक ब्लॉक और सरफेस। तो ब्लॉक वाला हम लोग यहाँ दिखा दिया, सरफेस वाला यहाँ दिखा दिया, और अर्थ के साथ इंटरेक्शन तो है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू स्टेप 1। स्टेप 1 हो गया। ठीक है, व्हाट इज स्टेप 2? अच्छा, एक चीज और समझिए, ये जो एन फोर्स लग रहा है इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एन फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं? देखिए, तो इसका बता दें आपको। ठीक है, we can shift the force parallel to itself till we are in particle dynamics। देखिए, डायनेमिक्स का दो भाग है, वन इज द particle dynamics and second is rotational dynamics बोल दो या rigid body dynamics बोल दो। देखिए, एक चीज समझिए, जो फिजिकल स्टेट होता है, जो मैकेनिकल स्टेट बोलेंगे किसी बॉडी का, mechanical state involves translational state and rotational state। ट्रांसलेशनल स्टेट में क्या देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इससे अलग हटके हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आया है। देखिए, मैकेनिकल स्टेट, मैकेनिक्स में जो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं उसको मैकेनिकल स्टेट बोलते हैं। मैकेनिकल स्टेट ऑफ एनी बॉडी इन्वॉल्व्स टू थिंग, वन इज ट्रांसलेशनल स्टेट, अदर रोटेशनल स्टेट। जैसे ये बॉडी है, ये पेन, ठीक है, तो ट्रांसलेशनल स्टेट क्या होता है? ट्रांसलेशनल स्टेट टॉक्स अबाउट इस पोजीशन इन स्पेस, स्पेस में इसका क्या पोजीशन है। ठीक है, स्पेस में इसका क्या पोजीशन है, यहाँ है, यहाँ है, इधर। ठीक है, ये पोजीशन ये डिस्क्राइब करता है लोकेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। ठीक है, और रोटेशनल स्टेट जो बात करेगा, रोटेशनल स्टेट विल टॉक अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ दिस बॉडी इन स्पेस। मतलब यहाँ पे बॉडी है और यहाँ चला गया तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल स्टेट बदल गया। अभी यहाँ पे पेन है और यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो हम कहेंगे वी हैव चेंज्ड इज ट्रांसलेशनल स्टेट, हमने इसका ट्रांसलेशनल स्टेट बदल दिया। ठीक है, क्योंकि इसका लोकेशन स्पेस में क्या है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल स्टेट हैज चेंज्ड। जैसे मान लो ये पेन ऐसे गिरा दिया इसे, हम क्या कहेंगे? द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ बॉडी इज चेंजिंग, ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ बॉडी इज चेंजिंग, क्योंकि इसका स्पेस में लोकेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, रोटेशनल स्टेट क्या है? रोटेशनल स्टेट टॉक्स अबाउट द
ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस, जैसे यहाँ पे ये पेन ऐसे वर्टिकल है, आज इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया, तो इसका लोकेशन नहीं बदला, लेकिन इसका ओरिएंटेशन बदल गया। पहले वर्टिकल था, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज कर गया। तो हम लोग कहेंगे कि ट्रांसलेशनल स्टेट इज सेम बट रोटेशनल स्टेट है चेंज्ड। जैसे फैन है, फैन सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में क्या होता है, सीलिंग फैन में आपका फैन का लोकेशन वही रहता है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन बदलता रहता है। तो हम कहते हैं कि फैन इज अंडरगोइंग रोटेशन। फैन ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेशन इन्वॉल्व्स द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। ओरिएंटेशन, बॉडी का क्या ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन है, ऐसा ओरिएंटेशन है, तो ये देखिए ऐसा ऐसा टिल्ट कर दिए, तो हमने क्या किया, इसका रोटेशनल स्टेट चेंज कर दिया। ट्रांसलेशनल स्टेट वही है, बॉडी का लोकेशन नहीं बदला है, ओरिएंटेशन बदल गया है। तो मैकेनिक्स जब भी पढ़ेंगे तो उसमें जब when we apply force on the body, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, then any of the two or both of them can change। मतलब या तो ट्रांसलेशनल स्टेट बदलेगा या रोटेशनल स्टेट बदलेगा, या हो सकता है दोनों ही बदल जाए। जैसे मान लो कोई व्हील है, ये व्हील, अब व्हील पे हम यहाँ पे फोर्स लगा दिए सेंटर से थोड़ा ऊपर, तो क्या होगा, व्हील ट्रांसलेट भी करेगा और इसका ओरिएंटेशन ही बदलेगा, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, बोथ द स्टेट कैन चेंज, दोनों स्टेट बदल सकता है। ट्रांसलेशनल स्टेट ही बदल सकता है और रोटेशनल स्टेट ही बदल सकता है। जैसे मान लो कि अभी ये पेन को ऐसे हमने छोड़ दिया, अभी क्या हुआ, सिर्फ ट्रांसलेशनल स्टेट बदल रहा है, हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टल ही रह रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे फेंक दें, ठीक है, इसको ऐसे हम थ्रो कर दें, देन इस ट्रांसलेशनल स्टेट इज आल्सो चेंजिंग, रोटेशनल स्टेट इज आल्सो चेंजिंग। असल में एक कॉर्नर से इसका कवर भी चला गया, तो इसको ऐसे अगर फेंक देंगे तो इसका क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा और इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा होगा, इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर रहा होगा। तो उस केस में हमने जो फोर्स लगाया उससे उसका ट्रांसलेशनल स्टेट ही बदला और रोटेशनल स्टेट ही बदला। अगर इसी डोर को ओपन करते हैं हम लोग, इसी डोर को हम लोग ओपन करते हैं, दरवाजा को ओपन करते हैं, उसके साथ दरवाजा का पोजीशन नहीं बदलता है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन बदलता है। तो उस केस में फोर्स सिर्फ रोटेशनल स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। फैन का केस है, फैन में सिर्फ रोटेशनल स्टेट बदलता है, यहाँ पे रोटेशनल और ट्रांसलेशनल स्टेट दोनों ही बदल रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन बोथ you can have change in translational state and you can have change in rotational state, ठीक है। अब इस चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट और चेंज इन रोटेशनल स्टेट, चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट का जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, ठीक है। और जब रोटेशनल स्टेट बदलता है तो उस चेंज इन रोटेशनल स्टेट को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वी आर स्टडी रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। व्हेन यू हैव फोर्स ऑन द बॉडी, इट कैन चेंज ट्रांसलेशनल स्टेट, इट कैन चेंज रोटेशनल स्टेट। सो व्हेनेवर यू स्टडी चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट, वी से we are studying translational dynamics, and whenever you are studying change in rotational state, we call it, we are studying change in rotational state, that is rotational dynamics। अब change in translational state को describe करने के लिए use this Newton second law। रोटेशन के केस में न्यूटन सेकेंड लॉ ये फॉर्मेट ले लेगा, where I is moment of inertia, tau is torque, ठीक है। अब ये इक्वेशन देख के आप समझ सकते हैं कि whenever you are studying change in translational state, what matters is force F। अब यहाँ पे कहीं भी इस इक्वेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। फोर्स F क्या है, फोर्स F कंटेन्स टू इंफॉर्मेशन, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो हम लोग अगर चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल स्टेट का जो चेंज है वो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड
आप फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ब्लॉक है, यहां फोर्स लगाइए, कि यही फोर्स यहां लगाइए, कि यही फोर्स यहां लगाओ, ठीक है, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम F/m, ठीक है। मतलब ब्लॉक के ऊपर फोर्स यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो हम इस ब्लॉक का इस पॉइंट पे रोटेशन को स्टडी करें, देन the rotation of this block about this point will naturally depend on point of application। जैसे डोर होता है आपका, डोर का देखिए जो कब्जा होता है, जो हैंडल होता है, वो हम लोग बिल्कुल एक किनारे पे क्यों रखते हैं? मतलब डोर का जो हिंज है, डोर है, आप यहां क्यों रखते हैं? यहां क्यों नहीं रखते? अगर यहां रखोगे तो डोर खोलने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, क्योंकि रोटेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिपेंड करता है। यहां पे फोर्स लगाइएगा, ज्यादा रोटेट करेगा, वही फोर्स यहां लगाएंगे, ये डोर जो है इस हिंज के अबाउट कम रोटेट करेगा। तो रोटेशन, जहां तक रोटेशन की बात है, रोटेशन डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। रोटेशन जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जब तक आप ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हो, तब तक आप फोर्स को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट इम्पैक्ट द ट्रांसलेशनल चेंज इन ट्रांसलेशनल स्टेट। बट व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग रोटेशन, उस केस में आप इस फोर्स को कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शिफ्ट करेंगे तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा तो उसका रोटेशन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो जब तक आप ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स को कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। द मोमेंट यू आर इन रोटेशन, आप फोर्स को पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो ये केस हम कहें व्हाट इज एक्सेलरेशन, उस केस में फोर्स को हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रोटेशन वाले इक्वेशन में देखिए, ये टॉ जो होता है वो r क्रॉस f होता है। r जो होता है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर फ्रॉम the point about which rotation is to be considered to the point of application। तो जब हम लोग फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन as well as point of application। So whenever we are studying rotational effect of the force, we cannot shift the force parallel to itself, because it will affect the rotational effect of the force, ठीक है। तो समझ गए आप? अब जैसे पार्टिकल, मैंने एक जगह लिखा पार्टिकल डायनेमिक्स। पार्टिकल डायनेमिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे चूंकि फोर्स या एक्सेलरेशन जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिपेंड नहीं करता है। इट इज जस्ट लाइक वी कैन सी दिस बॉडी जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट वेयर यू हैव द फोर्स F एक्टिंग एंड द एक्सेलरेशन इज F/m। क्योंकि जब ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वी कैन ट्रीट द बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी बॉडी पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम पार्टिकल डायनेमिक्स बोलते हैं। वेरएज यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रीट डोर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसको अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो सारा जो इंफॉर्मेशन है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, आप किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रीटिंग इट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट विल किल ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन व्हिच यू नीड ओवर हियर, ठीक है। तो जब तक आप ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब तक आप किसी भी बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं,
ठीक है, इसलिए इस पूरे ट्रांसलेशन डायनेमिक्स को लोग पार्टिकल डायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। Whereas in case of rotation, the point of application is importance. We cannot treat the body as a point object. इसको point object कर देंगे तो इसका सारा इंफॉर्मेशन जो point of application का वो लास्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? So जब तक आप पार्टिकल डायनेमिक्स में जब तक आप फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तब तक आप फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इन द फ्री बॉडी डायग्राम, इन द फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। सो द स्टेप 1 इज कंप्लीट, स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लोग स्टेप 2 का बात करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 था फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज एंड ब्लॉक। हम लोग लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 क्या है, सॉरी स्टेप 2, चूज द ऑब्जर्वर and a coordinate system. Choose the observer and a coordinate system. ये काफी इंपॉर्टेंट है, लोग मिस करते हैं इसको, ठीक है। You have to choose the observer and the coordinate system, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे चल के हम लोग वी विल बी अप्लाइंग दिस इक्वेशन, दिस इज फोर्स एंड दिस इज एक्सेलरेशन। ये देखिए इंटरैक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो आपका है इंटरैक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, ये मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। इंटरैक्शन एक फिजिकल रियलिटी है और ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर। इंटरैक्शन जो है दो बॉडी के बीच का इंटरैक्शन ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता, कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज सेम फॉर एवरी ऑब्जर्वर। अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, ठीक है, तो सारे ऑब्जर्वर उसको देखेंगे कि ये कोलाइड कर रहा है। ऑल द ऑब्जर्वर दे आर गोइंग टू सी कि वो कोलिजन हो रहा है। मतलब कोई ऑब्जर्वर डिनाई नहीं कर सकता कि वो दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू सी कि द बॉडीज आर कोलाइडिंग, ठीक है। लेकिन अगर मोशन की बात करें तो मोशन जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। मोशन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। कोई बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे आप अगर मान लो ट्रेन में सफर करते हैं, आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपका जो फेलो पैसेंजर है वो आपको रेस्ट पे पाता है, लेकिन वही जो प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा है वो आपको मोशन में पाता है। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन हु इज ऑब्जर्विंग इट। आपका मोशन कितना है, आपके अंदर रेस्ट पे है, मोशन में है, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन में है तो क्या आपका स्पीड है, ये सब डिपेंड करता है कि कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर एक ही बॉडी में अलग अलग मोशन ऑब्जर्व कर सकता है। तो जो राइट हैंड साइड न्यूटन सेकंड लॉ का है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इंटरैक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर हम इधर जाते हुए वॉल को हिट कर देते हैं देन एवरीबॉडी इज गोइंग टू से कि हाँ हमने वॉल को हिट किया। नोबडी इज गोइंग टू से कि वॉल को हिट नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक इंटरैक्शन है, हमारा वॉल के साथ इंटरैक्शन है, वो एक फिजिकल रियलिटी है और वो हर ऑब्जर्वर सेम तरीके से देखेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका हम लोग देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, सो चूंकि एक्सेलरेशन हम लोग आगे चल के चूंकि न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, तो चूंकि एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है,
इसलिए हम लोग को ऑब्जर्वर एक चूज करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वर क्या चूज करता है वो आपका डिस्क्रिप्शन है, आप स्वतंत्र है उसमें। तो हम लोग लेट्स टेक एक ऑब्जर्वर ऐसे चूज कर सकते हैं आप, O1 जो कि अर्थ के फ्रेम में है, अर्थ के फ्रेम में है ऑब्जर्वर, और एक मतलब अर्थ के सरफेस के फ्रेम में है। एक ऑब्जर्वर आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वर ऐसे भी चूज कर सकते हैं, दिस इज O1, दिस इज O2। ठीक है, O1 और O2 में क्या फर्क है? देखिए हम लोग यूजुअली, ठीक है, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, हम लोग अर्थ को we regard earth as a inertial frame। अर्थ को हम लोग inertial frame की तरह देखते हैं। We take earth as inertial। inertial frame क्या होता है? inertial frame is basically non-accelerated। inertial frame basically non-accelerated frame होता है। It is non-accelerated। The frame which is not accelerating is inertial। ठीक है, is inertial। And we take regard Earth as inertial for all practical। Ideally, Earth is not inertial because Earth is revolving, Earth is rotating। तो revolution में तो if you are moving in a curved path, your direction of velocity keeps on changing। तो ideally Earth is not inertial, but for all practical purposes we take it as inertial। हम लोग अर्थ को मान लेते हैं कि इट इज इनर्शियल। ठीक है, आगे हम लोग कोरियोलिस फोर्स जब पढ़ेंगे तो वी विल सी कि अर्थ को क्यों हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानने से कोई दिक्कत नहीं आता है। कोरियोलिस फोर्स में हम लोग देखेंगे कि अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेने से क्यों ज्यादा परेशानी नहीं आता है हम लोगों को रियल लाइफ में। ठीक है, दैट वी विल सी इन कोरियोलिस फोर्स। अभी ये समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो वी टेक अर्थ है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सो एनी फ्रेम which is either at rest with respect to Earth or moving with constant velocity with respect to Earth will also be inertial। ठीक है, we are regarding अर्थ इनर्शियल फ्रेम। तो कोई भी फ्रेम जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो या अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वो भी इनर्शियल ट्रीट करेंगे। इफ S is a inertial frame, then any frame S dash which is either at rest with respect to S or moving with constant velocity with respect to S will also be inertial। ठीक है, उसको भी हम लोग इनर्शियल ट्रीट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि O1 is in inertial frame। O1 एक inertial ऑब्जर्वर है। What about O2? O2 is not inertial। क्यों? क्योंकि वेज का इस डायरेक्शन में वेज जो है एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और चूंकि O2 वेज के फ्रेम में है तो O2 भी वेज के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, O2 भी वेज के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा। एक बार थोड़ा लाइट जला दो। यस, ठीक है, सो फाइन। तो ये समझ में आ रहा हाउ O1 इज इनर्शियल एंड O2 इज नॉन इनर्शियल। कैसे O1 इनर्शियल है और O2 जो है नॉन इनर्शियल है। ठीक है, तो O2 के बारे में थोड़ा और बाद में डिस्कशन करेंगे। लेट्स टेक O1 एज ऑब्जर्वर। लेट्स चूज O1। अब O1 क्या क्या मोशन देखेगा? O1 जो है क्या क्या मोशन देखेगा वेज में और ब्लॉक में? What kind of motion O1 is going to see in wedge and block? O1 जो है वेज को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखेगा। ठीक है,
O1 जो है वेज को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ पाएगा. O1 is going to see wedge accelerating towards left. क्योंकि देखिए ऐसा भी आप समझ सकते हैं, this is theta. You can easily understand how why this is also theta. n का एक unbalanced component है backward direction में, so that's going to make the wedge move in backward direction. ठीक है, O1 जो है wedge को लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता हुआ देखेगा. What about this? चूंकि ये ब्लॉक वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो वेज के साथ साथ ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. क्योंकि O1 बाहर है, ठीक है, तो वेज को मूव करता हुआ देखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसके साथ साथ ये ब्लॉक भी चूंकि वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो ये वेज का मोशन को इनहेरिट करेगा. ठीक है, और एक और एक्सेलरेशन देखेगा, इज गोइंग टू सी वन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज. जो ए है दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग विद द वेज, और स्मॉल ए क्या है, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज. ये ब्लॉक जो है वेज के ऊपर स्लाइड भी करेगा, वेज के ऊपर स्लाइड भी करेगा. ठीक है, तो O1 जो है वेज के अंदर कैपिटल ए देखेगा. क्योंकि वेज के ऊपर रखा हुआ है, तो वेज का सारा मोशन इनहेरिट करेगा. देखिए एक फिजिक्स में एक ट्रुथ है, जैसे हम लोग अर्थ पे है, तो अर्थ के फ्रेम में तो अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट करता है. अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो हम लोग भी रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ. ठीक है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. तो अर्थ पे जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल गोइंग टू इनहेरिट द मोशन ऑफ द अर्थ. जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है, कोई बॉडी जिस फ्रेम में होता है, उसके सारे मोशन को वो इनहेरिट कर रहा है. ठीक है, तो वेज जो है, ब्लॉक जो है, वेज का मोशन इनहेरिट करेगा, और एक मोशन उसका विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा. एक मोशन उसका विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा. So capital A is the acceleration of block along with the wedge, and a small a is the acceleration of the block with respect to wedge. आपको क्वेश्चन में बेसिकली यही निकालना है, स्मॉल ए. क्वेश्चन में आपको स्मॉल ए ही पूछा है. ठीक है, ओके. तो हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ दिखा देते हैं. तो एक एक्सेलरेशन इसका हो गया along with the wedge, और एक एक्सेलरेशन इसका हो गया with respect to wedge. एक चीज यहाँ नोट करना है आपको कि कभी भी एक्सेलरेशन जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाना है. कभी भी एक्सेलरेशन फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाना है. क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज होता है. ये दोनों अलग अलग प्रजाति का है, तो दोनों अलग अलग चीज होता है, तो इसलिए इसको क्लब नहीं करते हैं कभी. इट्स नॉट वाइज. ठीक है, मतलब कई चीज फिजिक्स में रूल नहीं है, लेकिन वो एक ट्रेडिशन है कि हम लोग वी डू नॉट क्लब फोर्स एंड एक्सेलरेशन बिकॉज दे आर टू डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग स्पीसीज है. तो ऑब्जर्वर चूज कर लिया, और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है एक्सेलरेशन, वो हमने यहाँ दिखा दिया. ठीक है, और क्या करना है? वी हैव टू चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हाई चूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट? Why choosing coordinate system is important? Because the next step is we will be applying Newton's second law. Next step में हम लोग Newton's second law apply करने जा रहे हैं. Newton's second law is what? Net force acting on the body is equal to product of mass into net acceleration in the body. अब Newton's second law को कभी भी हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं अप्लाई करते हैं. ये वेक्टर फॉर्मेट है, इसमें नहीं अप्लाई करते हैं, इसको हटाते हैं. क्योंकि नेट फोर्स जहां पे दो फोर्स लग रहा है उसका तो फार्मूला देखो अवेलेबल है. जहां पे दो से अधिक फोर्स लग रहा है वहां पे नेट फोर्स निकालना कठिन है. अब यहाँ 3 फोर्स है, अब इसका नेट फोर्स निकालेंगे तो इट विल वेरी इनवॉल्व, मतलब ये मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. तो हमेशा ही हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को कंपोनेंट फॉर्म में अप्लाई करते हैं. F इक्वल टू ma(x), Fx Fy इक्वल टू ma(y). इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं और कंपोनेंट फॉर्म में अप्लाई करते हैं. तो अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ को कंपोनेंट फॉर्म में अप्लाई करेंगे, तो कंपोनेंट फॉर्म में अप्लाई करने के पहले आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा. क्योंकि fx तभी मीनिंगफुल है व्हेन यू डिस्क्राइब व्हाट इज एक्स एक्सिस. fx क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन. ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन along y axis. This is component of force along x axis. This is component of force along y axis. So if you want to apply Newton's second law in component form, then you must first of all
डिसाइड व्हाट इज योर एक्स एक्सिस, व्हाट इज योर वाई एक्सिस। पहले आपको एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, तभी इसका कोई मीनिंग है। ठीक है, सो यू हैव टू चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकॉज वी वांट टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ इन नेक्स्ट स्टेप एंड वी विल बी अप्लाइंग इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। हम लोग उसको कॉम्पोनेंट फॉर्म में अप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग को ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना ये इज योर फ्रीडम, क्योंकि फिजिक्स डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स जो है, जो आपका ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंडिकेट नहीं करता है। मतलब ये कभी भी कोई भी लॉ ऑफ फिजिक्स किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेफरेबल नहीं मानता है कि ये प्रिफर्ड है, ये प्रिफर्ड नहीं है। तो यू कैन चूज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू कैन चूज एनी कोऑर्डिनेट, यू कैन टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, if you wish you can take coordinate system like this, because laws of physics is silent regarding coordinate system। जो laws of physics है वो coordinate system के regarding silent है, तो this silence gives you freedom to choose coordinate system। ठीक है, none of the law, कोई भी law देख लीजिए आप, be it न्यूटन सेकेंड लॉ और be it मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन भी देखेंगे। the मैक्सवेल इक्वेशंस are these। पहला मैक्सवेल इक्वेशन है, दिस इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इज द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज दिस। कहीं भी देखिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंडिकेशन नहीं है। दिस फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज आल्सो साइलेंट रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो चूंकि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफर्ड नहीं है फिजिक्स में, तो that gives you freedom, that gives you freedom to choose coordinate system, because laws does not take any coordinate system as preferred coordinate system. It doesn't tell you anything about coordinate system, so that gives you freedom of choosing coordinate system. And when you have freedom of choosing coordinate system, you must take advantage of this। क्योंकि आप coordinate system choose करने के लिए फ्री हैं, तो ऐसा coordinate system choose कीजिए जिसमें आपका सवाल इजी हो जाए। ठीक है, फ्रीडम है, मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, सो यू मस्ट चूज अ राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स डज नॉट टेल यू एनीथिंग लाइक दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बट चूंकि यू आर फ्री टू चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए जिसमें आपका सवाल इजी हो, तो कन्वीनियंट हो। सो यू चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम विच लीड्स टू कन्वीनियंस। ठीक है, तो आप एक दो चीज ध्यान रखिए। You choose coordinate system such that maximum number of forces should lie along axis। Second thing, you try to make sure the acceleration भी axis के along lie करे। अगर एक एक्सेलरेशन है तो ऐसा चूज करो कि एक्सेलरेशन भी एक्सिस के लॉन्ग लाई कर जाए। दो या तीन एक्सेलरेशन, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है तो आपको दोनों तो एक्सिस के लॉन्ग लाई नहीं करेगा यहाँ पे, तो ऐसा चूज करो कोई एक एटलीस्ट लाई कर जाए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करेंगे उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और जो फोर्स एक्सिस के लॉन्ग लाई नहीं करेगा वो फोर्स से आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा जब आप ये न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। तो बेहतर है कि कम से कम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़े, आपका इक्वेशन इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली इक्वेशन लिखकर उसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेज है वो एक्सिस के लॉन्ग लाई कर जाए, ताकि कम से कम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, कई बार बुक्स में मैंने देखा है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करके फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा देता है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। डोंट डू दिस, बिकॉज कौन सा फोर्स रिजॉल्व होगा, कौन सा फोर्स रिजॉल्व नहीं होगा, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन व्हाट कोऑर्डिनेट सिस्टम यू आर चूजिंग। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मान लो हम लोग यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लेते हैं, तो उस केस में आपका
जो mg है वो y के लॉन्ग आ जाएगा, mg रिजॉल्व नहीं होगा, n रिजॉल्व होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लेते हैं तो उस केस में आपका n जो है y एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा और mg जो है कोई भी एक्सिस के लॉन्ग लाइन नहीं करते, mg को रिजॉल्व करेंगे। तो इसमें mg को रिजॉल्व करेंगे या n को रिजॉल्व करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट कोऑर्डिनेट सिस्टम यू आर चूजिंग। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो mg रिजॉल्व होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो उस केस में n रिजॉल्व होगा। तो बिफोर डिफाइनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कभी भी इसको रिजोल्यूशन का नहीं बोल सकता, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाते भी नहीं, वो सही नहीं होता है, दैट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे 3 फोर्सेस दिख रहा है। सो लेट्स टेक दिस एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे क्या लोगे आप, लेट्स टेक दिस एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फोर्स के लिए लेंगे वही कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको एक्सीलरेशन के लिए भी लेना है। कभी भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम रिजॉल्व नहीं करेंगे। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेंगे वही कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड साइड के लिए लेंगे, ठीक है। So whatever coordinate system you take for forces, you take same coordinate system for acceleration also, ठीक है, ये ध्यान रखना। So this is your theta। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, mg और r जो है y एक्सिस के लॉन्ग आ गया और n जो है ये रिजॉल्व होगा। यहाँ पे आपका n y एक्सिस के लॉन्ग है तो n को रिजॉल्व नहीं करना, n को जो एक्सिस के लॉन्ग है उसको क्या रिजॉल्व करेंगे, सारा का सारा कॉम्पोनेंट y के लॉन्ग है, x के लॉन्ग पे ऐसा कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं है। बट mg जो है वो एक्सिस के लॉन्ग नहीं है तो mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, x के लॉन्ग y के लॉन्ग, ठीक है। व्हाइल राइटिंग इक्वेशन यहाँ पे नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम में। अब हम लोग स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव टेकन ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिसाइड कर लिया कि क्या एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा, और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ले लिया, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप विल बी write equation, apply Newton's second law and write equation, apply Newton's second law and write equation, ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। इसका लिखिए x डायरेक्शन में व्हाट इज द फोर्स, n sin थीटा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है n sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या है, कैपिटल A। y के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में है, सो नेट फोर्स along y will be 0, so r is in upward direction, positive y direction, n cos theta negative y direction and mg is in negative y direction। आ गया। यहां देखिए x के लॉन्ग नेट फोर्स क्या है, mg sin theta। What is acceleration along x direction? Net force along x direction mg sin theta। What is the acceleration along x direction? Small a minus a cos theta। The quantity है net acceleration along x direction है small a और a resolve हो जाएगा, a cos theta will be in negative x direction, the acceleration will be small a minus a cos थीटा, ठीक है। एक एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में भी है, कैपिटल A sin थीटा, और फोर्स क्या है mg, नेट फोर्स along नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज mg cos थीटा माइनस दिस n वुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन देखिए m sin थीटा, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन, going to be your equation। सही तरीके से आप अगर एक्सेस चूज कर लेंगे तो इक्वेशन लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन एंड स्टेप 4 इज सॉल्व दिस इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो स्मॉल ए निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। यहां से n आपका आ जाएगा ना, n is going to be ma upon
साइन थीटा। अब ये आप यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पुट कर लोगे तो कैपिटल ए यहाँ से निकल जाएगा, कैपिटल ए को यहाँ डाल देना, स्मॉल ए निकल जाएगा। आपको स्मॉल ए ही निकालना है, आपको स्मॉल ए ही निकालना है। इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नाउ मतलब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं होगा हम लोग का। अब जरा O2 के बारे में देखा जाए। लेट्स टॉक अबाउट O2। ये सवाल हमने O1 के अकॉर्डिंग किया ना, वी हैव चोजन O1 इज द ऑब्जर्वर। हम लोगों ने ऑब्जर्वर यहाँ O1 लिया। ठीक है, अब इफ वी विश टू टेक O2 एज ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर O2 लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? देखिए, O2 एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है। O2 जो है वेज से अटैच्ड है, और वेज जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है। वेज जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है। सो O2 इज गोइंग टू इनहेरिट दैट मोशन ऑफ द वेज। तो O2 भी एक्सेलरेट करेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो O2 एक नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर होगा। अब नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर लेने से प्रॉब्लम क्या आएगा? इफ आई टेक O2 एज द ऑब्जर्वर, अगर हम लोग कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स टेक O2 एज द ऑब्जर्वर। स्टेप 2 जो था हम लोग का, उसमें हमने O1 का ऑब्जर्वर लिया था। नाउ लेट्स टेक O2 एज द ऑब्जर्वर। लेट अस टेक O2 एज ऑब्जर्वर। ये O2 है। अब O2 क्या ऑब्जर्व करेगा? O2 चूंकि वेज के फ्रेम में है और वो वेज का मोशन इनहेरिट करेगा, इसलिए वो वेज को रेस्ट पे पाएगा। देखिए, जो भी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है, वो ऑब्जर्वर उस फ्रेम का सारा मोशन इनहेरिट करता है, और इसीलिए वो अपने फ्रेम को हमेशा रेस्ट पे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में होते हैं, ट्रेन का सारा मोशन इनहेरिट करते हैं, और आप हमेशा ट्रेन को रेस्ट पे पाएंगे। कभी भी आप ट्रेन के अंदर रह के ट्रेन को मोशन में नहीं देखेंगे। हाँ, प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो आप ट्रेन को मूविंग पाएंगे। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, वी नेवर सी अर्थ रिवॉल्विंग और रोटेटिंग। अर्थ पे रह के हम लोग अर्थ का रिवॉल्यूशन और रोटेशन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि अर्थ के फ्रेम में रह के हम लोग अर्थ का सारा मोशन इनहेरिट करते हैं। इसलिए वी नेवर सी अर्थ रोटेटिंग और रिवॉल्विंग। अर्थ को रोटेट या रिवॉल्व करते हुए हम लोग नहीं पाते हैं। ठीक है, ये हर ऑब्जर्वर के लिए एक ट्रूथ है। ठीक है, तो O2 जो है वेज को रेस्ट पे पाएगा। He won't be observing this acceleration. वो इस acceleration को नहीं देखेगा। ठीक है, O2 will see waves to be at rest. What about block? He will see, he won't see this acceleration. वो सिर्फ इस acceleration को देखेगा। O2 जो है वेज को, सॉरी ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में डाउन द इंक्लाइन मूव करता हुआ देखेगा। O2 जो है इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन मूव करता हुआ देखेगा। ये स्मॉल ए एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा। He is going to observe small a acceleration, small a। ठीक है, तो O2 का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सिंपल है। O2 का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सिंपल है। वो वेज को इक्विलिब्रियम में पा रहा है, और एक स्मॉल एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ए ब्लॉक के अंदर देखेगा डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जर्वेशन तो सिंपल है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि O2 अपने ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करके कोरिलेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? देखिए, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आई टोल्ड यू व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन कि ये जो है ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, और ये जो है ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अब ऑब्जर्वर चूज, अगर हम लोग ऑब्जर्वर तो कई तरीके के ऑब्जर्वर तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मान लो अलग अलग ऑब्जर्वर लेते हैं। अब अलग अलग ऑब्जर्वर स्मॉल ए अलग अलग ऑब्जर्व करेगा, बट ये तो सेम है। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। स्मॉल ए चूंकि मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो गया, ये ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। फॉर ऑल द ऑब्जर्वर द लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू रिमेन सेम,
राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर. सो ये इक्वालिटी सभी के लिए तो ट्रू नहीं हो सकता है ना. मतलब सारे ऑब्जर्वर के लिए ये सेम है और ये अलग है, तो ये इक्वालिटी ऑफ कोर्स किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ही होल्ड कर सकता है. अब जैसे आप यही देखो, O1 जो है कैपिटल ए ऑब्जर्व कर रहा है, O2 कैपिटल ए ऑब्जर्व नहीं कर रहा है. जब O1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में कैपिटल ए इन्वॉल्व होगा. जैसे यहां देखिए कैपिटल ए आ रहा है राइट हैंड साइड में. अब O2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो O2 के अकॉर्डिंग एक जाओ, माय डॉटर इज देयर, शी इज इट. ओके, तो पास समझिए थोड़ा सा. राइट हैंड साइड में O1 O2 दो यहां पे तो हम लोग ले रखे हैं. इसके अकॉर्डिंग देखिए, O1 जो है कैपिटल ए, उसका O1 जो है कैपिटल ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में कैपिटल ए आ रहा है. यही इक्वेशन अगर O2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो O2 के केस में कैपिटल ए तो देख ही नहीं रहा, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कैपिटल ए नहीं रहेगा. तो एक ही LHS दो अलग अलग RHS के बराबर नहीं हो सकता ना. LHS क्योंकि हर ऑब्जर्वर के लिए सेम है, तो सेम LHS जो है अलग अलग RHS ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग RHS होगा राइट हैंड साइड. ठीक है, सेम LHS कैनॉट बी इक्वल टू डिफरेंट RHS. तो ऑफकोर्स ये इक्वालिटी किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ही होल्ड कर सकता है, और वो ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है. या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये इक्वालिटी जिस ऑब्जर्वर के लिए होल्ड करता है उसको हम लोग इनर्शियल ऑब्जर्वर बोलते हैं. तो कई बार इनर्शियल ऑब्जर्वर का डेफिनेशन भी यही होता है कि द ऑब्जर्वर फॉर हुम न्यूटन सेकेंड लॉ होल्ड्स गुड इज कॉल्ड इनर्शियल ऑब्जर्वर. तो ये इक्वेशन किसी एक ऑब्जर्वर के लिए ही होल्ड करेगा, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए राइट हैंड साइड अलग अलग हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहता है. सेम लेफ्ट हैंड साइड विथ फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर यू हैव सेम लेफ्ट हैंड साइड. So same left hand side cannot be equal to many right hand sides, many different right hand sides. So only for inertial observer, जो right hand side inertial observer के अकॉर्डिंग है, उसी right hand side के बराबर ये F होता है. ठीक है, so Newton's second law holds good only for the observation of inertial observer. ठीक है, so if we take O2 as the observer, then O2 का जो observation है, O2 का जो observation है, जो कि right hand side डिसाइड करेगा, वो ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? So what's the way out? Way out is we can do some manipulation. O2 के साथ प्रॉब्लम क्या है? O2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक आध ऑब्जर्वेशन नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा जो O1 ऑब्जर्व कर रहा है. O1 क्या ऑब्जर्व कर रहा है? O1 वेज को एक्सेलरेट होते हुए देख रहा है, और वो एक्सेलरेशन O2 नहीं देख पा रहा है. O1 जो है वेज को इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलरेट करता हुआ देख रहा है, और वो O2 नहीं देख पा रहा है. ठीक है, तो अगर हम फिर भी O2 के ऑब्जर्वेशन के लिए ये इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि हम O2 को समझाएं कि नहीं तुम्हारा वेज जो है एक्सेलरेट कर रहा है, बट वो वाइज नहीं है, क्योंकि O2 वेज को एक्सेलरेट होते हुए देख ही नहीं रहा है. देखिए, ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को चेंज करना इज नॉट ए वाइज थिंग टू डू. जैसे अगर हम लोग मान लो नहीं पढ़े लिखे होते, ठीक है, या हमारे दिमाग में फीड नहीं होता कि अर्थ रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो हम आज भी नहीं मानने को तैयार होते कि भाई अर्थ रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है. दिमाग में फीड हमने कभी देखा थोड़ी है, हमने आज तक अर्थ को रोटेट या रिवॉल्व करते हुए नहीं देखा है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन आज भी यही है कि अर्थ रेस्ट पे है और सन अर्थ के चक्कर काट रहा है. ये हमारा ऑब्जर्वेशन आज भी है, ये हमारा आज भी ऑब्जर्वेशन है कि अर्थ रेस्ट पे है और सन जो है अर्थ का चक्कर काट रहा है. आप आज भी देखते हैं इस चीज को. ठीक है, तो ये तो बाद में हमको ज्ञान मिला तब ना हम कह रहे नहीं सन जो है सन के साथ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. बट ये आपका ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन होगा जब आप बाहर जाएंगे अर्थ के, तब आप देखोगे अर्थ जो है सन के राउंड चक्कर काट रहा है. लेकिन अगर अर्थ पे रह के देखें तो अर्थ पे रह के हम लोग आज भी यही ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ रेस्ट पे और सन रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो यही चीज अगर 600 साल पहले आपको अगर आप किसी को बोलते
कि भाई अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर, तो कोई नहीं मानता। मतलब कोपरनिकस वाज हैंग्ड ड्यू टू दिस। कोपरनिकस को फांसी दे दिया गया ये बोलने के लिए कि भाई अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ रेस्ट पे नहीं है। क्योंकि उस समय मतलब क्रिश्चियनिटी या अलग मतलब रिलीजन में एक धारणा था कि जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स था, कि अर्थ जो है यूनिवर्स का सेंटर में है, ठीक है। अब पूरा यूनिवर्स जो है अर्थ का चक्कर काट रहा है, मतलब अर्थ एक सुप्रीम हेवनली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अराउंड पूरा यूनिवर्स चक्कर काट रहा है। ऐसा धारणा लोगों का था। इसको कहीं न कहीं रिलीजन में भी जगह दिया गया था कि अर्थ इज सुप्रीम हेवनली ऑब्जेक्ट एंड होल यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं इसको, जो कि ट्रू नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है। सिंस इट वाज गिवन प्लेस इन रिलीजन एंड द notion was very strong, so when Copernicus was physicist scientist, Copernicus told the people कि नहीं, Earth is revolving around sun, people were very angry at him, ठीक है, and he was simply hanged for telling this. At the last moment also he was told कि तुम मान लो कि Earth रेस्ट पे है और पूरा यूनिवर्स चक्कर काट रहा है। He said no, I can't say this, ठीक है। कहने का मतलब कि एक ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई करना ये वाइज नहीं है। तो O2 को ये बोलना कि नहीं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में कैपिटल ए भी है, इट्स नॉट वाइज थिंग टू डू। तो देखिए O2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में कैपिटल ए मिसिंग है। O2 का अगर O2 के हिसाब से इक्वेशन लिखे हैं तो उस केस में इक्वेशन लिखना इसलिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि O2 के केस में राइट हैंड साइड कैपिटल ए मिसिंग है, लेफ्ट हैंड साइड तो फोर्थ साइड है, वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में कैपिटल ए मिसिंग है। तो एक ऑप्शन तो यह है कि कैपिटल ए वाला कंपोनेंट हम जोड़ दें राइट हैंड साइड में, लेकिन कैपिटल ए अगर इधर इंक्लूड करेंगे दैट अमाउंट्स टू व्हाट, दैट अमाउंट्स टू चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर कैपिटल ए राइट हैंड साइड डालने का मतलब है कि हम ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन को चेंज कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट वाइज। आई टोल्ड यू व्हाई इट इज नॉट वाइज। सो व्हाट्स द नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन इज कि जो यहां पे टर्म मिसिंग है O2 के केस में उसको इधर लाया जाए। जो टर्म कैपिटल ए cos थीटा, ए sin थीटा, ये सब मिसिंग है O2 के केस में, O2 ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो इधर ना इसको डाल के हम लोग ये टर्म को इधर ले आए। समझ में? इधर लाने का मतलब है कि O2 का ऑब्जर्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो कि वाइज नहीं है। आई टोल्ड यू वाई, ठीक है। हर ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशन लेके बड़ा ऑनेस्ट होता है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, और जो मॉडिफिकेशन हमें राइट हैंड साइड में करना चाहिए वो क्या करते हैं हम लोग, वो उठा के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को मॉडिफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लिखेंगे, वो टर्म वही होगा जो, वो टर्म क्या है, वो टर्म बेसिकली वो टर्म डिस्क्राइब करेगा जो O1 ऑब्जर्व कर रहा है, O2 नहीं ऑब्जर्व कर रहा। एक हम लोग टर्म राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को मॉडिफाई करेंगे, और जो मॉडिफिकेशन टर्म होगा वो मॉडिफिकेशन टर्म बेसिकली कंपेंसेट करेगा। क्या कंपेंसेट करेगा? इट विल कंपेंसेट द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय O1 एंड O2। जो O2 नहीं ऑब्जर्व कर रहा है और O1 ऑब्जर्व कर रहा है, उस चीज को कंपेंसेट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में नहीं कर रहे हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में कंपेंसेट करते हैं, और उस कंपेंसेटरी टर्म को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली O1 O2 का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। O1 एक कैपिटल ए ऑब्जर्व कर रहा है जो O2 नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड मॉडिफाई करते हैं ताकि ये इक्वालिटी मेंटेन हो जाए, ठीक है। क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में कैपिटल ए टर्म मिसिंग है, कैपिटल ए टर्म मिसिंग है। O1 के केस में यहाँ पे कैपिटल ए टर्म है, O1 के लिए इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, O2 के लिए होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि राइट हैंड साइड में कैपिटल ए टर्म वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो वो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है उसको हम लोग इधर ना कंपेंसेट करके इधर कंपेंसेट करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स सिर्फ एक जुगाड़ है, सूडो फोर्स कभी कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। सूडो फोर्स एक फिक्सिशियस फोर्स है, वो कभी भी किसी इंटरैक्शन को डिस्क्राइब नहीं करता है। सूडो फोर्स कोई इंटरैक्शन डिस्क्राइब करने वाला फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक कंपेंसेटरी टर्म है जो कि O2 के ऑब्जर्वेशन को इनेबल करता है टू गेट कोरिलेटेड विद द फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। क्योंकि O2 के लिए न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं होल्ड कर रहा है?
क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन O1 के रिस्पेक्ट में अलग है। O1 जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कई चीज O2 ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर O1 के लिए होल्ड करेगा और O2 का चूंकि ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, तो सेम लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू डिफरेंट राइट हैंड साइड। तो उस ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा है, O1 कैपिटल ए ऑब्जर्व कर रहा है, O2 नहीं कर रहा है, तो उस डिफरेंस को कंपेंसेट करने के लिए एक टर्म हम लोग यहाँ एड अप करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स साइड है, कुछ भी इधर लिखेंगे उसको फोर्स ही तो बोलेंगे, राइट। सो व्हाट वी डू इज, अगर आप सवाल को O2 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड मॉडिफाई करने का मतलब है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सवाल O1 के अकॉर्डिंग करना है या O2 के अकॉर्डिंग करना है। अगर O1 के अकॉर्डिंग करना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ऐसे कर लिया, इक्वेशन लिख लिया। अगर आपको सवाल O2 के अकॉर्डिंग करना है, अब O2 चूंकि नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, उस केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन करने के बाद आप O2 का जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप फोर्स के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर सकते हैं। ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो आप डिसाइड करेंगे, इट विल बी यू हु डिसाइड कि आपको सवाल इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना है। अगर इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सूडो फोर्स वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना है, उस केस में यू हैव टू मेक स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सो दैट हम लोग ये इक्वेशन लिख पाए, ठीक है। तो आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। यू हैव टू, अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्स, जितना रियल फोर्स से एक्ट कर रहा है, रियल फोर्स मतलब दोज हु आर दिस काइंड इंटरैक्शन विथ सराउंडिंग, आपको एक और फोर्स ऐड करना पड़ा जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। अच्छा, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डिफाइन कर ले। जो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स F सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, जिसका आपको इक्वेशन लिखना है, जिस बॉडी का इक्वेशन लिखना है उसका मास into acceleration of the frame of non-inertial observer। देखिए सूडो फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करता ये बॉडी का है, सूडो फोर्स इस पर डिपेंड करता है ये ऑब्जर्वर का है। अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल है तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में देन यू हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन क्या होगा, बी opposite to the direction of acceleration of frame of non-inertial observer, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का फ्रेम एक्सीलरेट का उसके उल्टे डायरेक्शन, उसके उल्टे डायरेक्शन, ठीक है। तो किधर फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है, इधर एक्सीलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स आप किधर लगाएंगे, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप किसका इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं। अगर दोनों का इक्वेशन O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो दोनों में सूडो फोर्स लगाना है। अगर किसी एक का इक्वेशन आप O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो उसी में फिर सूडो फोर्स लगाएंगे। ऐसा हो सकता है ना कि इसका हम O1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें, इसका हम O2 के अकॉर्डिंग लिखें, तो जिसका O2 के अकॉर्डिंग लिखना होगा सिर्फ उसी में सूडो फोर्स लगाना है। अगर दोनों का O1 के अकॉर्डिंग लिखना है तो सूडो फोर्स का जरूरत नहीं है, दोनों का O2 के अकॉर्डिंग लिखना है दोनों में ही सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी एक O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो जिसका इक्वेशन आप नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं सिर्फ उसी में सूडो फोर्स लगाना है। तो सपोज को हम लोग दोनों वेज और ब्लॉक दोनों का इक्वेशन हम लोग O2 के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो उस केस में दोनों में ही हम लोग सूडो फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस बॉडी इनटू फ्रेम ऑफ, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर।
एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नॉन एसो इज कैपिटल ए, जो वेज का एक्सेलरेशन है वही O2 का फ्रेम का एक्सेलरेशन। अगर इसका भी लिखना चाहते हैं तो यहां पे भी हम लोग एक सूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक, वंस वी अप्लाई दिस सूडो फोर्स, नाउ यू कैन कोरिलेट। सूडो फोर्स लगा के हमने क्या किया, सूडो फोर्स लगा के हमने जो O2 जो नहीं O2 और O1 के ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में एक तरह से कंपेंसेट कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग कंपेंसेट कर दिए डिफरेंस को, तो अब हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए, अब O2 का क्या ऑब्जर्वेशन है, O2 इज सीइंग वेज टू बी एट रेस्ट। O2 वेज को इक्विलिब्रियम में पा रहा है, यानी वेज इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दो। नेट फोर्स अलोंग एक्स विल बी ma माइनस n sin थीटा, नो एक्सेलरेशन, y के अलावा भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो r माइनस n cos थीटा माइनस mg इज 0। O2 इज सेइंग वेज टू बी एट रेस्ट। इसके बारे में देखिए, ये आपका स्मॉल ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स के अलॉन्ग ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इक्वल टू ma। नेट फोर्स अलॉन्ग y डायरेक्शन इज n माइनस, इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे ना, ma sin थीटा माइनस mg cos theta, and it is in equilibrium. Okay. So this will be the equation. O2 का ऑब्जर्वेशन को हम लोग कोरिलेट करेंगे, ये इक्वेशन ये अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, देखिए इन इक्वेशन को, व्हाट डिफरेंस यू आर सीइंग, there is no difference mathematically कोई डिफरेंस नहीं है, but the physics behind these equations are different। यहां पे ये एक्सेलरेशन है और यही टर्म देखिए यहां पे आ गया है, कहां आ गया है, यहां, ये फोर्स है, सूडो फोर्स, ये इफेक्ट। देखिए जो हम लोग लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको लोग होता है कॉज, इसको बोलते हैं इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहां पे ये इफेक्ट है, यहां ये कॉज है, यहां ये एक्सेलरेशन है, यहां ये O1 का ऑब्जर्वेशन है, यही ma cos थीटा जो है यहां पे O1 का ऑब्जर्वेशन है, और यहां ये सूडो फोर्स है। तो जो O1 जो इनर्शियल ऑब्जर्व कर रहा है और नॉन इनर्शियल उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वही टर्म जो है आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और उसको आप सूडो फोर्स बोल देते हैं। So pseudo force is basically a manipulation in the free body diagram to enable the non-inertial observer to get his observation correlated with the forces using Newton's second law। तो लंबा लाइन हो गया। Pseudo force क्या है? ये एक मैनिपुलेशन है फ्री बॉडी डायग्राम में, जिससे कि जिससे हम लोग O2 का ऑब्जर्वेशन को फोर्स के साथ न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके कोरिलेट कर पाते हैं। We are enabling, basically by using pseudo force, we are enabling the observation of O2 to get correlated with the forces using Newton's second law. It's just a manipulation. ये रियल फोर्स नहीं है। अगर ये रियल फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर ये रियल फोर्स होता तो इसको लगाने वाला कोई बंदा मौजूद होता। मतलब अगर देखिए रियल फोर्स कोई भी है, जैसे मान लो ये रियल फोर्स है, एन रियल फोर्स, तो इसको कौन लगा रहा है? वेज लगा रहा है। ठीक है, तो कोई भी फोर्स दो बॉडी का इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों बॉडी दिखेगा। जैसे अगर मान लो इधर जा रहा है, वॉल को हिट कर दिया तो हमको चोट लगा, तो ये फोर्स है, तो वॉल भी दिख रहा है और हम भी दिख रहा है। हमें चोट कहां से लगा? वॉल से लगा। तो अगर ये फोर्स लग रहा है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए कि ये फोर्स कौन लगा रहा है, हु इज अप्लाइंग दिस फोर्स। यू डोंट हैव एनी आंसर। अगर ये रियल फोर्स होता है तो आपको इसका आंसर मिलता है, mg कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है।
ये कौन लगा रहा है, नहीं पता। एन कौन लगा रहा है, वेज लगा रहा है, ठीक है। तो रियल फोर्स के केस में आपको दो एजेंसीज दिखेंगे, एक वो जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा उस पर लग रहा है, आज का न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। तो इसका कौन अप्लाई कर रहा है आपको नहीं पता, इसका रिएक्शन कहां लग रहा है वो भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो ये कोई फोर्स एक्चुअल फोर्स है नहीं, ये किसी इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है जिसका जरूरत हम लोग को पड़ता है व्हेन वी ट्राई टू डू क्वेश्चन एज पर नॉन एयर्स ऑब्जर्वर। इस मैनिपुलेशन का कोई नीड नहीं है इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन एज पर ओवन, क्योंकि जब ओवन के अकॉर्डिंग सवाल करते हैं तो जो ये मैनिपुलेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो बेसिकली राइट हैंड साइड में ओवन का ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिखेगा। जो आपका यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो बेसिकली आपको मतलब जब ओवन के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे तो जो आप सूडो फोर्स बोल रहे हैं वही सूडो फोर्स बेसिकली ओवन के ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। और O2 के केस में वो हम लोग सूडो फोर्स बोल रहे हैं। सूडो वर्ड मतलब होता है फिक्सिशियस, फिक्सिशियस, इसको लोग फिक्सिशियस बोलते हैं, इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन टर्म है, ठीक है। सो ठीक है, यही रोकते हैं, ठीक है। सूडो फोर्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इट्स जस्ट अ स्मॉल एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सूडो फोर्स। Okay, so we'll do more question in the other videos. Okay, thank you very much.